आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसके उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में एक नई क्लास के साथ बातचीत करेंगे हम लोग आज, और देखेंगे आज की क्लास में किन किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। देखिए, आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए, क्वेश्चन देखने में छोटा सा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी रियल मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जो मैं हमेशा क्लासेस में अपनी कहता हूं कि प्योर मॉडर्न अलजेब्रा क्या होती है, जहां पर आपके पास नंबर्स और फॉर्मूले, ये हथियार जब आपके पास खत्म हो जाते हैं कि ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ डेटा दे रखा है और कुछ फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड और उसमें आप वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेट करिए और आंसर मिल जाए। ये अलग मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जहां पर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोचना पड़े, सोच के सोल्यूशन निकालना पड़े, सोच के आपको अपने रिजल्ट पे पहुंचना पड़े। इस टाइप की मैथमेटिक्स जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा होती है, और उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनमें से एक ये सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, रेशनल और इर्रेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों बातें आप क्लास 9th की मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 9th में जब आपने मैथ्स पढ़ी तो उसमें जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर्स करके चैप्टर है, उसमें आपको नंबर्स का परिचय जब दिया गया होगा तो नंबर्स में रेशनल और इर्रेशनल दोनों टाइप के नंबर्स पढ़ाए गए होंगे। रेशनल और इर्रेशनल दोनों टाइप्स के जो नंबर्स आपने पढ़े हैं, एक बार मैं यहां पर उनको, इन दोनों चीजों रेशनल और इर्रेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा यानी डेफिनेशन को यहां पर रिवाइज करवाऊंगा आपको, ताकि जो कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए, जान लीजिए, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो एक बार जरा ध्यान दे लें इधर कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा की क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, समझ नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, वो क्या चीज है जो संख्या को परिमेय या अपरिमेय होने में, परिमेय जो संख्या के परिमेय या अपरिमेय होने के अंतर को स्पष्ट करती है। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशंस आप दिमाग में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग का यूज करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप जान लीजिए पहले रेशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी संख्या, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी संख्याएं हैं, मतलब जिन संख्याओं को आप यूज करते हैं वो इनसे बाहर नहीं है। कोई वास्तविक संख्या रेखा जो आप पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं जो पढ़ते हैं, कोई भी नंबर जो आप यूज करते हैं पढ़ाई में, वो नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। यानी कि सभी संख्याएं, काल्पनिक को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं या तो उनमें से कुछ इर्रेशनल होंगी और जो बची हुई होंगी वो रेशनल। मतलब रेशनल और इर्रेशनल के अलावा इनके बाहर दुनिया की कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, तो क्या होती है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स? देखिए, अगर किसी भी संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q का मतलब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। अगर किसी भी संख्या को अंश बटे हर इस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां p और q अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो है फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक,
जितनी जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों पर आप बिल्कुल फोकस करिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस का ही कायदे से यूज किया जाता है ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में। तो अगर किसी भी नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां p आपका कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है लेकिन q आपका 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा q कुछ भी हो सकता है, और p 0 भी हो सकता है या p 0 के अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो अगर q 0 ना हो और किसी संख्या को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और p और q में कुछ कॉमन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जिस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं वो नंबर रेशनल यानी कि परिमेय कहा जाएगा। इसी के विपरीत जो बातें यहां पर हैं वो बातें यहां पर नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय हो जाएगी। बाकी परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल की और भी डेफिनेशंस हैं, और भी तरीके हैं जिनसे पहचाना जाता है कि दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। लेकिन यहां पर ये जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को और इसके जैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने इस वाली डेफिनेशन को लिया है आपको बताने के लिए। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, कोई भी संख्या परिमेय या रेशनल तब कही जाएगी जब उस संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, जबकि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन होगा तो बात बिगड़ जाएगी। p और q में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और किसी संख्या को ऐसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो संख्या परिमेय यानी कि रेशनल होगी। अगर इसके विपरीत है, यानी किसी संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, अब इतनी बात को आप अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या किया जाए। आपको प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा कि जैसे √2 है, ये इरेशनल है, अपरिमेय है। इसी तरीके से √3 अगर लिख दिया जाए, ये भी अपरिमेय है। √5 लिख दिया जाए, अपरिमेय है। √6 लिख दिया जाए, इरेशनल, अपरिमेय। √7 इरेशनल, अपरिमेय। √8 इरेशनल, अपरिमेय। लेकिन √9 ये अपरिमेय नहीं है। फिर √10 अगर कह दें, फिर से अपरिमेय यानी इरेशनल। √11 इरेशनल, √12 इरेशनल, √13 इरेशनल, √14 इरेशनल, √15 इरेशनल और √16 इरेशनल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर √2 इरेशनल, √3 अपरिमेय और √4 अपरिमेय नहीं है। ये इतनी संख्या आपको लिखकर क्यों बताया गया है? आपको ये संख्या लिखकर सिर्फ इसलिए बताया गया है कि परिमेय और अपरिमेय की परिमेय और अपरिमेय के उसमें खाते में अपने आप ये 2, 3, 4 नंबर ही अपने मत रखिएगा, बाकी के विषय में आपको जानकारी ही नहीं है। जैसे आप जनरली √2 पर क्वेश्चन कर लेते हैं, √3 पर क्वेश्चन कर लेते हैं, √5 पर क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक आध नंबर पर हो सकता है क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन ज्यादातर इन्हीं 3 नंबर्स पे आता है। इसके अलावा √8 आपके सामने लिखा हुआ है, √10 लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ है, आपको जानकारी नहीं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। और इतनी समझ अभी डेवलप नहीं हो पाई है कि आप ये पता लगा पाए कि इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस बात को जानिए कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होती यानी कि अपरिमेय होती हैं। ध्यान दीजिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर लिखा जाए जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा नंबर लिखा जाए जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। और अगर वो नंबर अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो फिर किसी भी कंडीशन में वो नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, वो हमेशा रेशनल नंबर होगा यानी कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी अगर जैसे मान लिया रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है
तो 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को काट देगा, क्या बचेगा? 2। तो देखिए रूट 4 की वैल्यू 2 आ गई, यानी रूट 4 को जब हमने सॉल्व किया तो इसका स्क्वायर रूट जो था ये कैंसिल हो गया, ये डिलीट हो गया, गायब हो गया। जब ये डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये रूट 4 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। इसी के विपरीत अगर कभी स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो तो क्या होगा? स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। और अगर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता है, क्वेश्चन में एज इट इज बना रहता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो नंबर अपरिमेय होगा, यानी कि इर्रेशनल होगा। ठीक, अब जितनी ये सीरीज नंबर्स की लिखी गई है उसमें देख ले यही बात तो है। रूट 2 लिखा हुआ है, 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका वर्ग करने पर 2 मिल जाए। तो क्योंकि 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 2 पर से ये रूट हटेगा नहीं, तो ये इर्रेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट 3 अपरिमेय। 4 पूर्ण वर्ग है तो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। 5 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, तो ये अपरिमेय। 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अपरिमेय। 8 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, तो अपरिमेय। 9 3 का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा? परिमेय। इसी तरीके से 16 4 का वर्ग होता है, इसलिए 16 क्या हो जाएगा? परिमेय। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, और जो 3-4 संख्याओं से, जिन 3-4 संख्याओं से आपका परिचय है वो ऑप्शन में दे नहीं रखी है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो आप इसी तरीके से पता लगाएंगे कि जो 4 ऑप्शंस होंगे उन 4 ऑप्शंस में रूट के अंदर जो भी नंबर्स लिखे होंगे, अगर ऑप्शंस रूट में है, बाकी इतना कम क्षेत्र नहीं है परिमेय संख्याओं का, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन पर जब वो आएंगी बातें तब बात करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर देखेंगे। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो परिमेय होगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो अपरिमेय होगी। ये बातें इतनी जाननी आपके लिए जरूरी थी। उसके बाद अब हम चलेंगे अपने मूल सवाल पे, जहां से बात शुरू हुई थी। आपको प्रूव करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इन सवालों को लगाने के लिए सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि जो आपको प्रूव करना है उसका विपरीत आप मान लेंगे, उसका विपरीत आप सही मान लीजिए। यानी जो प्रूव करना है हम मान लेंगे कि ऐसा नहीं होता है। हमको सिद्ध करना है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि नहीं, हम मानेंगे कि रूट 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलिए। तो लिखते जाइए, देखिए, माना रूट 2 को अपरिमेय प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे कि अपरिमेय नहीं है। माना रूट 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। सॉल्यूशंस इनके बड़े नहीं होते हैं, लेकिन समझने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। माना रूट 2 अपरिमेय संख्या, अगर आपको है प्रूफ करना है तो हम क्या मान के चलेंगे? नहीं है। ठीक, हमने मान लिया कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब जो आपने माना है, बस आप ध्यान रखिए, अब बाकी आगे का पूरा सॉल्यूशन आपकी इस पहली लाइन पे डिपेंड करेगा। जो आपने माना है, क्या माना है? आपने माना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अब सारी कहानी इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेगी। अब सवाल खुद बताएगा कि आप क्या करिए। माना रूट 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बताइए, अगर ये रूट 2 या कोई भी नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो फिर वो कैसा होगा? अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या परिमेय होगी। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? अर्थात अगर रूट 2 अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? इसलिए रूट 2 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात नहीं, अतः लिखिए, अतः रूट 2 परिमेय संख्या होगी। ये इतनी बात समझ में आई होगी। क्योंकि रूट 2 को हमने अपरिमेय नहीं है ऐसा मान लिया है, तो इसका ये बात क्लियर है कि अगर ये अपरिमेय नहीं होगी तो फिर रूट 2 परिमेय संख्या होगी। और अगर रूट 2 परिमेय संख्या होगी तो अभी मैंने आपको बताया था कि परिमेय की परिभाषा क्या होती है? परिमेय की परिभाषा होती है कि जो संख्या परिमेय होगी
वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज दैट क्योंकि √2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 की वैल्यू किसी p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि परिमेय की परिभाषा ये होती है, कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो वो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। क्योंकि √2 परिमेय संख्या है, इसलिए √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। परिभाषा में एक और चीज आपने लिखी थी कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहां q 0 नहीं होता है और p तथा q में कुछ कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप नियम प्रयोग करेंगे तो पूरा नियम प्रयोग करेंगे, तब ये सारी बातें जब सेटिस्फाई होंगी, ये सारी बातें जब सेटिस्फाई होंगी तभी मामला परिमेय बन पाएगा, अदरवाइज परिमेय नहीं बनेगा। तो क्योंकि √2 को तो परिमेय है, ये तो हमने कह ही दिया। अगर √2 परिमेय है तो यानी इन सारी बातों को फॉलो करेगा। सारी बातों में पहली बात क्या है कि √2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि जिसमें q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरी बात क्या होगी कि p और q में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो सारी बातें आप लिखिए यहाँ पर, क्योंकि √2 परिमेय है इसलिए p बाई क्यू की फॉर्म का होगा, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q में कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक, अगर परिमेय है तो ये सारी बातें इस √2 को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सारी बात क्योंकि परिमेय है तो फॉलो करेगा। √2 p बाई क्यू की फॉर्म का होगा, q 0 नहीं होगा और p और q में कोई कॉमन नहीं होगा। अब जरा इसी को सॉल्व कर लीजिए, आगे स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ का, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। p इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ का, p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2q स्क्वायर। अच्छा, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो बताइए इस बात से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी थोड़ा कर सकते हैं, p स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस पूरी बात का जो भी मतलब आपको समझाया गया उससे आपको क्या समझ में आया? उससे ये बात समझ में आ रही कि p स्क्वायर के 2 फैक्टर्स हैं और इन 2 फैक्टर्स को अगर आप कहना चाहिए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप क्या कहेंगे? p स्क्वायर के 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 और दूसरा q स्क्वायर। उल्टा कहिए, q स्क्वायर p स्क्वायर का एक फैक्टर है। दूसरी तरीके से 2 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है कि नहीं है? 2 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि देखिए जैसे मान लिया लिखा हुआ है 16 बराबर 2 गुणे 15 बराबर, जैसे मान लीजिए 15 बराबर 5 गुणे 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? 5 जो है वो 15 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। 3 जो है वो 15 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, क्योंकि 5 और 3 का गुणनफल 15 मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 और q स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन p स्क्वायर है, इसका आप कह सकते हैं कि 2 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है, q स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है। लेकिन q स्क्वायर को हम नहीं कहेंगे, हम 2 को कहेंगे, और क्यों कहेंगे वो भी आपको आगे समझ में आएगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? इंप्लाइज दैट 2 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अच्छा, अगर 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये 2 p का भी एक गुणनखंड होगा।
इसको इक्वेशन बना दिए। ये बात समझ में आ रही है कि अगर p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि p का भी एक फैक्टर 2 होगा। ठीक, इसी तरीके से अच्छा इसी को देखिए दूसरी और क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 जो है वो p का एक फैक्टर है, ठीक है, p का एक फैक्टर 2 है, तो p को आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि p का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए माना p बराबर 2m। अगर p का एक गुणनखंड 2 है तो p को हम 2m टाइप का मान सकते हैं। ठीक है भाई, 2 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसमें से कोई ना कोई एक जो है वो p का गुणनखंड होगा, तो p बराबर, क्योंकि p 2 का एक गुणनखंड है इसलिए हम p को क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे। अब ये p बराबर 2m, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए और इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। ये p बराबर 2m आप यहां पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, ये हो जाएगा आपका 2m का स्क्वायर, ये आपका 2 बना रहेगा और इंटू क्यू स्क्वायर बना रहेगा, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और क्यू स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 बचेगा और m स्क्वायर बचेगा। इस बात का क्या मतलब है, बिल्कुल इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से तोड़िए, 2 इंटू एम स्क्वायर। इसको अगर आप लैंग्वेज में कहिए तो क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे कि 2 और m स्क्वायर का जब हमने गुणा किया, जब मल्टीप्लाई किया तो हमको क्यू स्क्वायर मिल गया। यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन अगर तीसरी संख्या है तो इसका मतलब वो दोनों संख्याएं उस तीसरी संख्या के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। इस लाइन को देखकर आप यही तो कहेंगे कि क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है और क्यू स्क्वायर का ही दूसरा फैक्टर m स्क्वायर है। तो m स्क्वायर से हमको मतलब नहीं है, यहां से ये रिजल्ट हमको मिल रहा है कि क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, तो इस बात को हम लिख लेंगे। स्पष्ट है कि 2 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। फिर वही बात आ जाएगी, अगर क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो फिर 100% 2 जो होगा वो क्यू का गुणनखंड 1 होगा, तो 2 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। क्या समीकरण 2 और समीकरण 3 कहते हैं, इस बात को आप इन दोनों रिजल्ट्स को मर्ज करिए एक में, मिलाइए एक में, देखिए आपको क्या निष्कर्ष मिलता है। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि P का एक गुणनखंड 2 है और इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है कि Q का एक गुणनखंड 2 है। यानी अगर दोनों को एक साथ समझा जाए तो 2 एक ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, मतलब P में भी 2 है और Q में भी 2 है, यानी इसको कह सकते हैं हम कि इसका मतलब 2 जो है वो P और Q में कॉमन है। भाई 2 P का भी एक फैक्टर है यानी P में भी है, और 2 Q का भी एक फैक्टर है यानी कि Q में भी है। तो 2 अगर दोनों में है तो इसका मतलब 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, P और Q में कॉमन है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 हमको क्या समझाएंगे, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q में गुणनखंड 2 कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। और अगर ये उभयनिष्ठ है तो आप वापस आ जाइए जो आपने माना था।
जो आपने माना था उसमें देखिए, आपने माना था कि √2 परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p बाई क्यू होगा, जहां p व q में कुछ कॉमन नहीं होगा, ऐसा आपने माना था। और आपने जो सॉल्व किया, जो माना था उसी को लेकर हमने सॉल्व किया है, और उसी को आगे सॉल्व करते 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 हमको क्या मिल गया कि p और q में एक कॉमन फैक्टर आपको मिल गया। लेकिन जो माना था उसके लिए होना क्या चाहिए, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो माना था आपने और जो आया है आपका, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी कि विरोधाभासी। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन आया है वो ये कह रहा है कि जो आपने माना था वो गलत था, या तो वो गलत है या तो ये गलत है। तो ये गलत हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रूव होकर आया, सॉल्व होकर आया है। जो सॉल्व होकर आया है वो सही है, तो ये कह रहा है कि हम क्योंकि सॉल्व होके आए तो हम सही हैं, इसलिए जो आपने माना था वो गलत है। तो जो आपने माना था वो गलत हो गया। क्या माना था आपने माना था p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन p और q में कुछ कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये वाली बात आपकी गलत हो गई। जब ये बात गलत हो गई तो ये बात क्यों मानी थी आपने, क्योंकि √2 को p और q के रेशियो के बराबर माना था। तो अगर ये गलत है तो √2 बराबर p बाई क्यू भी गलत है, और अगर √2 बराबर p बाई क्यू गलत है तो फिर √2 एक परिमेय संख्या है, ये बात भी गलत है। और अगर √2 एक परिमेय संख्या है, ये बात भी गलत है, तो फिर √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये बात भी गलत है, क्योंकि आपका माना हुआ सारा गलत साबित हो गया। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, जब ये गलत हो गया तो फिर सही क्या होगा, फिर सही होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सारी बात जो आपने समझी है इसको आपको लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि p तथा q में गुणनखंड 2 कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, जो कि हमारी अभिधारणा के विपरीत है। अर्थात √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कथन असत्य है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका प्रूव हो गया। बस ये है आपका क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्यूशन मतलब भर का है, और समझना इसमें बहुत कुछ है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। और स्टेप्स और लैंग्वेज, अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं तो स्टेप्स और लैंग्वेज आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं इसमें, जितना जो कुछ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है ये आपको पूरा का पूरा करना ही है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो आप मान के चले हैं उसको किस तरीके से आपने लास्ट में गलत प्रूव करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, तो इसको नोट करिए। और इसके बाद बिल्कुल इसी पैटर्न पर सेम कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। कई सारे क्या, कोई भी अपरिमेय संख्या यहां पर रूट में अगर आपको दे दी जाए तो सिर्फ आप डिजिट चेंज करिएगा। यहां पर इसे √2 को आपने प्रूव किया है। अब अगर यही सवाल मान लीजिए √5 में बनकर आ जाए तो कुछ इसमें है नहीं, 5 में अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, जहां जहां 2 है वहां 5 हो जाएगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, स्टेप्स सब कुछ सेम रहेंगे, गिनती में इतने ही रहेंगे। एक भी लाइन, एक भी अक्षर बढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ क्या होगा, 2 की जगह 5 हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। मान लेंगे √5 अपरिमेय संख्या नहीं है तो √5 परिमेय संख्या हो जाएगी, तो √5 बराबर p बाई क्यू हो जाएगा। जहां ये सारी लैंग्वेज लिखेंगे कि q 0 नहीं हो सकता है और p और q में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद यहां पर 2 आया था, क्योंकि 5 लेकर चल रहे हैं तो 5 आएगा। 5p² का एक फैक्टर हो जाएगा, तो 5 भी p का एक फैक्टर, 5p का भी एक फैक्टर हो जाएगा। सारी कहानी बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर p = 2m माना था, यहाँ p = 5m ले लेंगे हम, क्योंकि 5 एक फैक्टर है। सारी चीजें हो जाएंगी, √5 हो, √3 हो, √7 हो,
√6 हो, √8 हो, √10 हो, रूट वाली कोई भी अपरिमेय संख्या हो, प्रूव करनी हो आपको, बस उसके लिए यही आपका मॉडल क्वेश्चन है। सिर्फ जो डिजिट आ जाए उसको 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 2 को मतलब उससे रिप्लेस कर दीजिए, बस आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग चले अपने अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट। ऐसे अगला क्वेश्चन है 7√5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको आप लगाएंगे अपने आप। ऐसा नहीं यहाँ पे 7 बाहर एक्स्ट्रा आ गया तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे ही लगेगा जैसे ही लग रहा है। जहां जहां √2 था बस वहां वहां 7√5 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे, जैसे इसका उसका स्क्वायर किया था तो p² = 2q² आ गया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो p = 49 × 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत, बस ऐसे ही रखिएगा। तो कुछ है नहीं, इसको ऐसे ही लगाइएगा। इसको लगाना है आपको, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन भी है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और जो भी ऐसे सवाल आएंगे उनको आप लगाइएगा। a√b है, ये भी आप लगाइएगा अपने आप। इसमें क्या है, √b एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए a√b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। वैसे ही होगा, कोई खास परिवर्तन नहीं होना है इसमें भी। एक ये क्वेश्चन लगा लीजिए आप, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ उसमें √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात आपको लेकर चलनी है, मान के चलनी है, क्योंकि ये आप जानते हैं। थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लीजिए वही जो आप काम करते हैं, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना है, तो आप नहीं है मान के चलेंगे। मान लिया हमने 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर ये अपरिमेय नहीं है तो फिर कैसी होगी, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब क्या होगा, 3 + 2√5 जो है वो बराबर होगा किसके, p/q के। जहां वो सारी कहानी आपको लिखनी है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई कॉमन नहीं होगा, वो भी आपको लिखना है यहाँ पर, लेकिन उसकी यहाँ पे हालांकि जरूरत नहीं है। 3 + 2√5 = p/q होगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए यहां से। दिस इंप्लाइज 2√5, देखिए 3 + 2√5 जो है वो क्या है, परिमेय है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको परिमेय मान के चलना है। आप लिख ही लीजिए यहां पर भी एक बार। (2√5) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p/q - 3। 2√5 = एलसीएम ले लीजिए, p - 3q/3
क्यू। रूट फाइव कितना हो जाएगा? P माइनस 3Q अपॉन Q और साथ में 2 आ जाएगा। ठीक, अब समझेंगे जरा। देखिए, ये जो P और Q होते हैं ये क्या होते हैं? P अपने आप में तो रेशनल होता है, परिमेय होता है, और Q भी अपने आप में रेशनल होता है। ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए, क्योंकि P और Q और 3 और 2, मतलब इधर जितने नंबर्स यूज हुए हैं ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स अपने आप में क्या हैं? P, Q और ये 3 संख्या जो है और ये 2 संख्या जो है, ये सारे क्या हैं? क्योंकि P, Q, 3 और 2 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q भी परिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 3 क्या है? रेशनल। Q क्या है? रेशनल। और रेशनल का मल्टीप्लाई हमेशा रेशनल ही होता है। परिमेय और परिमेय का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। तो 3 भी परिमेय है, Q भी परिमेय है, तो 3Q परिमेय होगा। P परिमेय है, 3Q परिमेय है, तो दोनों का अंतर डिफरेंस भी परिमेय ही होता है, आप जानते हैं। और P माइनस 3Q की वैल्यू परिमेय आ गई और 2Q भी परिमेय होगा, इसलिए दोनों का डिवीजन यानी कि भाग जो होगा वो भी परिमेय होगा। तो कुल मिलाकर P, Q, 3 और 2 ये चारों अलग अलग अपने आप में परिमेय है, तो P माइनस 3Q अपॉन 2Q की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा? परिमेय होगा। इसका मतलब क्या होगा? अर्थात P माइनस 3Q अपॉन 2Q अगर परिमेय है तो P माइनस 3Q अपॉन 2Q जो है वो वैल्यू किसकी है? रूट 5 की। तो अगर ये परिमेय है तो रूट 5 भी परिमेय होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रूट 5 बराबर P माइनस 3Q अपॉन 2Q बराबर परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 परिमेय नहीं होता है, वो अपरिमेय होता है। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय होता है। देखिए, P माइनस 3Q अपॉन 2Q जो है वो परिमेय आया है, लेकिन P माइनस 3Q अपॉन 2Q जिस रूट 5 की वैल्यू है वो रूट 5 परिमेय होता नहीं है। तो ये परिमेय है और ये परिमेय नहीं है और दोनों आपस में बराबर हैं, ये बात संभव नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है भाई? जो ऐसी कोई दो चीजें जो आपस में बराबर हों वो एक जैसी ही तो होंगी। यहां पे ये भी कह रहा है कि रूट 5 और ये एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन वही दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो ये क्या है? विरोधाभास है। यानी पहली बात और दूसरी बात अगर एक साथ दोनों को रखेंगे तो विरोधाभास हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 विरोधाभासी हैं। अगर ये विरोधाभासी हैं तो ये सॉल्यूशन तो उस हिसाब से चल रहा था जो हमने माना था। इसका मतलब अगर मानने में हमारे विरोधाभास है तो जो हमने माना था वो गलत था। अगर ये विरोधाभासी हैं तो अर्थात हमारी अवधारणा असत्य है। अर्थात दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज फॉल्स, असत्य है। अतः क्या हम कह सकते हैं? हमारी अवधारणा क्या थी?
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हमने माना था, तो ये गलत है। तो सही क्या होगा? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इस बात को नोट करिए, इस सवाल को। इस क्वेश्चन को नोट करके फिर इसके जैसे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, आपको लगाना है, बिल्कुल देखिए सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है, थोड़ा सा साइन चेंज है, बाकी वही है। इसको आप लगाइएगा बस, इतनी सी बातें हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग करेंगे नया टॉपिक। चलिए देखिए, जो नया टॉपिक है उसका नाम है परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार की प्रकृति ज्ञात करना। परिमेय संख्याओं की दशमलव विस्तार की प्रकृति ज्ञात करना, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं p/q के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, आप जानते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें क्या कहा गया है कि जो भी रेशनल नंबर्स होंगे, अगर उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? दशमलव में उनका निरूपण किया जाए, दशमलव में उनका विस्तार किया जाए। दशमलव का मतलब क्या है? हर से अंश को डिवाइड करिए जब तक वो डिवीजन होता हो। जब तक डिवीजन पॉसिबल हो तब तक आप डिवाइड करिए और देखिए कि पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट में टोटल वो क्या संख्या बनकर तैयार होती है। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल होगा। अगर p/q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल होगा तभी वो रेशनल होगा। अगर p/q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा जा रहा है तो वो रेशनल है। अगर वो रेशनल है तो हम क्या करेंगे? p/q की फॉर्म को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? p को हम q से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख के अंश को हर से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन हम देखेंगे कि कब तक चलेगा। ठीक है, डिवीजन जब इसको डिवाइड आप करेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब पॉइंट में आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा पूरा कट जा रहा होगा, लेकिन जब पूरा पूरा कट जाएगा तो p/q की फॉर्म में उसको लिखा ही नहीं जाएगा। पहली बात, अगर p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब ये है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जो होगा वो पॉइंट में जाएगा। डिवीजन जब पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में जब डिवीजन होता है तो वो कैसा कैसा हो सकता है, उस डिवीजन से जो रिजल्ट मिलता है, जो भागफल मिलता है, वो कैसा कैसा हो सकता है। जैसा होगा उसको हम क्या क्या नाम देंगे। ठीक है, डेसिमल्स का नेचर कैसा होता है, डेसिमल्स की प्रकृति क्या होती है, यही बात आपको इसमें समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत से तरीके के डेसिमल्स देखे होंगे। जैसे मान लिया आपने डेसिमल ऐसा भी देखा होगा कि 5.45, बस इतना ही लिखा हुआ है। या कभी आपने ऐसा देखा होगा 5.453.214, ऐसा भी देखा होगा। मान लिया रुक गया यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा है डेसिमल। या कभी ऐसा भी देखा होगा कि 3.626262। अब ये 62 जो है ये बंद नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन, ऐसा भी देखा होगा। या 4.2131313 एंड सो ऑन, कभी ऐसा भी डिवीजन हो सकता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है 7.12932498170 एंड सो ऑन, ऐसा भी। अभी इन डेसिमल्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये बात अभी आपको उतनी क्लियर समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा अभी भी। लेकिन जब आप डेसिमल्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे कि ये डेसिमल क्या कह रहा है,
ये डेसिमल कुछ और कह रहा है, ये डेसिमल कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है और ये कुछ और बता रहा है। कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में है। और ये सारे के सारे डेसिमल्स पॉसिबल हैं, ये सारे के सारे डेसिमल्स मिलते हैं आपको। जब भी कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू की फॉर्म का लिखा जाएगा, जब q से आप p को डिवाइड करेंगे तो ये बात कंफर्म है कि q से p को डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी। वो डेसिमल इनमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी होने वाला, इनमें से किसी भी तरीके का हो सकता है। तो यही चीज हमको पढ़नी है कि जब p बाई क्यू के फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर की p बाई क्यू को फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं, तो हमको डेसिमल्स कितने टाइप के मिलते हैं, हर टाइप का जो डेसिमल है उसकी क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, वो डेसिमल और किन किन प्रॉपर्टीज को रखता है अपने पास, कैसे हम पहचानेंगे कि p बाई क्यू की फॉर्म का जो रेशनल नंबर दे रखा है वो किस टाइप का डेसिमल है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा रफ इंट्रो हम लोगों ने कर लिया इस टॉपिक के साथ। बाकी इस टॉपिक को डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इस टॉपिक की पूरी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के साथ अगली क्लास में समझा जाएगा और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी होंगे, वो सारे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। तब तक के लिए आप लोग सवाल ववाल लगाते रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप उसके रिवीजन पर फोकस करिए। वो आपके एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए मोर देन इनफ कंटेंट है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।